नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। प्यारे साथियों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th बायोलॉजी के अंतर्गत आपकी पूरी किताब से 5 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टिप्पणियों के बारे में। यानी दोस्तों, आपकी बोर्ड परीक्षा में जो आपका बायोलॉजी का पेपर होता है उसमें आपके क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है, या टिप्पणी लिखिए या संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। और उसमें आपके 3 से 4 टॉपिक रहते हैं जो कि मैं आपको आज के इस वीडियो में 5 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्पणियाँ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको आंसर के साथ मिलेगा, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा उनका बिल्कुल फुल आंसर भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। और आप सभी की काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आ रहे थे कि भैया बायोलॉजी पर वीडियो नहीं आ रही है। तो देखिए यार, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट पर आपको वीडियो मिलती हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो करके रखिएगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें मिल पाएंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कीजिए। देखिए इस प्रकार से आता है क्वेश्चन, है ना, टिप्पणी लिखने के लिए। अब टिप्पणी में आपका कोई भी इस प्रकार से टॉपिक आ जाता है तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। जितने शब्दों में आपको यहाँ पर लिख कर बताऊंगा सेम आपको इसी प्रकार से आपको टिप्पणी लिखनी पड़ेगी। और टिप्पणी आती कितने नंबर में है, तो आपका ये 3 नंबर के लगभग ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए बहुभ्रूणता एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर आपका टिप्पणी में आ जाए क्वेश्चन या पूछ ले कि बहुभ्रूणता क्या है, तो भी आपको यही आंसर देना है ना। तो समझ लीजिए कि बहुभ्रूणता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो उसका आंसर आपको ऐसे ही देना है, या टिप्पणी में आ जाए या किसी भी प्रकार से आ जाए, आंसर आपको इसी प्रकार से लिखना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए बहुभ्रूणता के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा पहले हम देखते हैं। तो अंड कोशिका के निषेचन के बाद, इसका आंसर है आपका यहाँ से, है ना, अंड कोशिका के निषेचन के बाद एक बीजांड में प्रायः एक ही भ्रूण बनता है। ये एक पॉइंट है, ठीक है। जो अंड कोशिका है इसका निषेचन जब होता है, निषेचन से ही बीजांड बनता है। तो निषेचन के बाद एक बीजांड में प्रायः कितना, एक ही भ्रूण बनता है, सबसे पहली बात, ठीक है। कभी कभी अन्य कारणों से एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण भी बन जाते हैं, ठीक है। माने कि कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर मतलब लगातार नहीं होता, कभी कभी हो जाता है कि क्या होता है, कभी कभी कि एक बीजांड से एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं। और यही प्रक्रिया कहलाती है प्यारे साथियों बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता मतलब बहुत सारे भ्रूण, ठीक है। मतलब अब इस वर्ड को अगर अच्छे से समझेंगे, बहुभ्रूणता मतलब बहुत सारे भ्रूण। तो पहली बात तो क्या होता है, एक बीजांड से एक ही भ्रूण बनता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, एक बीजांड से एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं। और इस प्रक्रिया को यही क्रिया जो है बहुभ्रूणता कहलाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर तो आपका हो गया बहुभ्रूणता की ये परिभाषा। इसके नेक्स्ट आपको टिप्पणी में क्या क्या चीजें बतानी है तो वो समझ लीजिए। नेक्स्ट आपको लिखना है कि अनेक आवृत्तबीजी पौधों में, ठीक है, किसमें, आवृत्तबीजी। इन वर्डों को अगर आप याद रखेंगे तो आप आंसर बहुत ही सटीक दे पाएंगे, क्योंकि यही मेन पॉइंट होते हैं। आप इन्हीं वर्ड को अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं तो एग्जामिनर जो होते हैं ना वो आपको अच्छे नंबर देते हैं। तो अनेक आवृत्तबीजी पौधों में तो यह बात सामान्य प्रक्रिया है। जैसे संतरे तथा अन्य उदाहरणों में अतिरिक्त भ्रूणों की उत्पत्ति बीजांड काय में अविजाणुता, ठीक है, अब विजाणुता के द्वारा, किंतु अन्य में युग्मक नच के विदलन, भ्रूण के बढ़ते समय अतिवृद्धि बनने अथवा भ्रूण के परिवर्धन के समय शाखित होने के द्वारा भी बहुभ्रूणता पाई जाती है। मतलब देखिए यहाँ पर मेन जो आपका आंसर था ना, यहाँ से आपको बताना है कि बहुभ्रूणता आपका क्या है, ये प्रक्रिया जो है क्या है। यहाँ तक आपने बता दिया, बहुत ईजी है कि एक बीजांड से बहुत सारे भ्रूण के बनने की प्रक्रिया या अधिक भ्रूण, एक से अधिक भ्रूण बनने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ पर इसके बाद जो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं तो उनको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो चलिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप बता सकते हैं, आम हो गया, नींबू हो गया, तो इस प्रकार से ये क्या है, इनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक टिप्पणी आपकी हो गई है बहुभ्रूणता पर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, अपरा या जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा।
तो अपरा पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे अपरा या प्लेसेंटा पर संक्षिप्त टिप्पणी, है ना। तो ये भी आपका जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्लेसेंटा या अपरा क्या है, पहले इसको जानते हैं। देखिए क्या होता है अपरा। तो अपरा एक संयुक्त ऊतक है। पहली बात तो क्या है, ये एक संयुक्त ऊतक है जो स्तनपोषियों में मादा के गर्भ में भ्रूण का गर्भाशय भित्ति के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक संबंध स्थापित करती है। ठीक है, मतलब मादा के गर्भ में जो भ्रूण होता है, भ्रूण के जो है एक प्रकार से क्या होता है, मादा और गर्भ के मतलब जो भ्रूण होता है उसके बीच एक संबंध स्थापित रखता है, इसे बोलते हैं अपरा। ठीक है, तो ये क्या होता है, संरचनात्मक या क्रियात्मक संबंध को स्थापित रखता है या बनाए रखता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका है कि निषेचन के बाद निषेचित अंडाणु विदलन करता हुआ एक परिवर्तनशील भ्रूण में परिवर्तित होकर जब गर्भाशय में पहुंचता है तो गर्भाशय भित्ति के चिपचिका हो जाने के कारण उसी में चिपक जाता है। ये आपका इसका हो गया। और इसमें कभी कभी क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है वो पूछता है कि अपरा के कार्य बताइए, माने कि इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, ये कार्य क्या करता है। तो अगर इसमें कहता है कि अपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए, तो आपको इतना बता देना, यहाँ से आपको सिर्फ इतना लिख देना है। और अगर आपको इसमें पूछा जाता है कि अपरा के कार्य भी बताइए, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसके नीचे समझना पड़ेगा। अपरा के कार्य, पहले तो आपको इनकी हेडिंग देखना पड़ेगा। हेडिंग के अंतर्गत भी आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको नंबर मिलने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब आपको फुल नंबर मिलते हैं, पूरे नंबर मिल जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर के लिए आया तो आपको पूरे 4 में 4 मिलेंगे अगर आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए अपरा के कार्य में आपको यहाँ पर सबसे पहला जो कार्य इसका होता है अपरा का, भ्रूण का पोषण। ठीक है, मतलब ये भ्रूण को जो है पोषण प्रदान करता है। तो इसमें देखिए आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बस इनकी देखिए हेडिंग याद कर लीजिए और फिर इसका एक्सप्लेन करना बहुत आसान होता है। जैसे आप इसका कर सकते हैं कि भ्रूण अपरा के द्वारा ही माता से समस्त पोषक पदार्थ प्राप्त करता है। मतलब जो गर्भाशय में जो भ्रूण होता है वो माता के द्वारा क्या करता है, समस्त जो भी पोषण पदार्थ होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो अपरा के द्वारा ही प्राप्त करता है। ठीक है, तो माता की रुधिर वाहिनियों का संबंध भ्रूण की रुधिर वाहिनियों से होता है और जिसके जरिए वो अपना पोषण प्राप्त करता है। नेक्स्ट इसमें है आपका भ्रूण का श्वसन, यानी कि जो श्वसन वो करता है वो भी क्या करता है, अपरा के द्वारा ही होता है। जैसे यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेन करेंगे कि माता के शरीर से रुधिर के द्वारा ही भ्रूण को ऑक्सीजन के अणु प्राप्त होते हैं तथा CO2 यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है। जैसे भ्रूण बात करें, मनुष्य की बात करें तो क्या होता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निषेचित करता, निकालता है या बाहर निकाल करता है। ठीक है, तो मतलब ये जो चीजें होती हैं, श्वसन की प्रक्रिया जो होती है, ये भी किसके द्वारा होती है, अपरा के द्वारा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से श्वसन का कार्य करता है। नेक्स्ट आप इसमें डाल सकते नंबर 3 भ्रूण का उत्सर्जन भी होता है इसी के द्वारा। नंबर 4 आपका चौथा हेडिंग है हार्मोन्स का श्रावण भी इसी के जरिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 4 कार्य हैं जिसमें से मैंने 2 का एक्सप्लेन कर दिया है। 2 का एक्सप्लेन आप अपने से भी कर सकते हैं, काफी आसान है। भ्रूण का उत्सर्जन मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनका उत्सर्जन भी अपरा के द्वारा होता है। और हार्मोन्स की बात करें, जो भी हार्मोन्स हो गया, विटामिन हो गए, जो भी चीजें जो भ्रूण को मिलती है वो भी क्या होता है, अपरा के द्वारा ही प्राप्त करता है भ्रूण। ठीक है, तो ये इसके तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि कार्य हैं। तो हमारे 2 क्वेश्चन वो, एक तो हमारा हो गया बहुभ्रूणता, दूसरा हमारा हो गया अपरा या प्लेसेंटा पर टिप्पणी। इसके बाद बच्चों आपका देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है, या तीसरा क्वेश्चन कह सकते हैं कि इसकी टिप्पणी आपको करना है। तो क्वेश्चन है कि मेंडल का प्रभाविता नियम पर टिप्पणी करिए, या मेंडल का प्रभाविता नियम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए जानते हैं कि मेंडल का जो प्रभाविता नियम है ये क्या होता है। इसको चित्र के द्वारा हम लोग जानेंगे, है ना। जो इसमें एक डायग्राम भी बनता है वो भी हम लोग इसी में अभी जानेंगे कैसे बनाना है। तो समझ लीजिए यहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेंडल के नियम बायोलॉजी में वैसे भी आपके लिए समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो समझिए यहाँ से कि प्रत्येक एकल लक्षण किसी विशेष कारक के जोड़े या युग्मक से नियंत्रित होता है। देखिए जो एकल लक्षण होता है बच्चों, एकल लक्षण क्या होता है, किसी विशेष कारक के जोड़े या युग्मक, है ना। युग्मक मतलब एक प्रकार से क्या होता है कि इन्हीं 2 चीज़ों का जो है समूह, ठीक है, युग्मक से नियंत्रित होता है। अब एक ही लक्षण के 2 कारक परस्पर विपरीत प्रभाव के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर
ठीक है, मतलब क्या होता है, एक ही लक्षण के दो कारक जो हैं परस्पर क्या होते हैं, विपरीत प्रभाव के भी हो सकते हैं। तब सामान्यतः एक कारक अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है तथा एक कारक जो है क्या करता है, प्रभावी कारक कहलाएगा, जो अपना प्रभाव प्रदर्शित करेगा, और दूसरा जो प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा उसे बोलेंगे यहाँ पर अप्रभावी कारक। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि दो परस्पर और विपरीत जोड़े जो है आपस में क्या करेंगे, क्या आपस में संयोग करते हैं, तो उनमें से एक जो है प्रभावी कारक होता है, एक जो है अपना प्रभाव दिखाता है जबकि एक नहीं दिखाता है। तो जो दिखाएगा प्रभाव उसे बोलेंगे प्रभावी कारक, और जो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा उसे बोलेंगे अप्रभावी कारक। जैसे यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा एक चित्र के माध्यम से बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर है कि जब शुद्ध समयुग्मजी लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाएगा। जब संकरण कराया जाता मतलब कि क्या होता है, कुछ तो शुद्ध एकदम लंबे पौधे होंगे, ठीक है, और कुछ क्या होंगे, बौने पौधे होंगे। तो उन दोनों की भी जब कराएंगे संकरण, ठीक है, क्या कराएंगे, संकरण। तो संकरण जब कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी यानी कि जो पहली पीढ़ी होगी, फर्स्ट पीढ़ी होगी जो आपकी, इसमें जो आपका F1 पीढ़ी से बोलेंगे पहली पीढ़ी को, तो इसमें विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण जो कि लंबापन होता है वो प्रभावी होता है यानी कि दिखाई देता है, और दूसरा जो है अप्रभावी मतलब रहता है जो कि बौनापन होता है वो दिखाई नहीं देता या छिपा रहता है, तो इसलिए उसे अप्रभावी। मैंने बताया कि जो दिखाई देगा उसे प्रभावी लक्षण बोलेंगे, जो नहीं दिखाई देगा उसे अप्रभावी लक्षण बोलेंगे। जैसे आपके सामने यह एक चित्र है, थोड़ा इस चित्र में समझिएगा। यहाँ पर है आपके पास शुद्ध लंबे पौधे, ठीक है, जिसे हमने कैपिटल T से डिनोट किया, ये होगा प्रभावी लक्षण। और यहाँ पर हमारे पास स्मॉल टी है क्या, शुद्ध बौने पौधे। अब दोनों के बीच यहाँ पर क्रॉस हो गया यानी कि संकरण कराए हम लोग। जब दोनों के बीच संकरण कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिला, कैपिटल T स्मॉल टी। लेकिन यहाँ पर जो स्मॉल टी है ये अप्रभावी है यानी कि शुद्ध बौना पौधा है, और यहाँ पर T जो है आपका कैपिटल T ये आपका शुद्ध लंबे पौधे हैं, या कह सकते हैं ये प्रभावी लक्षण दिखाएगा। मतलब यहाँ पर जो हमें पहली पीढ़ी में पौधे प्राप्त होंगे ये सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे, अर्थात हमारा यहाँ पर ये जो शुद्ध बौने पौधे का स्मॉल टी जो है ये प्रभावी रहेगा, ये हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये आपका पहली पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी में ये होता है। और इसे F1 पीढ़ी के संतान पौधे जो है विषम युग्मजी, जो कि यहाँ पर एक दूसरे विषम युग्मजी इस प्रकार से हैं कि यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है, एक छोटा एक बड़ा, लेकिन यहाँ पर बड़ा जो है दिखाई देगा और छोटा नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसे बोलेंगे प्रभावी लक्षण। ठीक है, तो ये होता है मेंडल का प्रभाविता नियम। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपका एग्जाम्पल है, बाकी इसकी ये परिभाषा है, आप इतना यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ से जो है कंप्लीट हो जाते हैं, 3 टिप्पणियाँ आपकी इतनी हो जाती हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर चौथा, जो चौथी टिप्पणी आपको जो देना है इसे में आपको बताना है अनुकूली विकर्ण पर टिप्पणी करिए। अनुकूली विकर्ण क्या होता है बच्चों, ठीक है, इसमें आपको बताना है। तो चलिए इसको जानते हैं, अनुकूली विकर्ण है क्या। तो देखिए एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम, ठीक है, माने कि एक विशेष भूभौगोलिक मतलब कोई भूभाग, ठीक है, कोई भूभाग के क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होता है और कालांतर में अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित होता है। ठीक है, मतलब कहीं पर जो है शुरुआत होगी, कहीं पर वो फैलेगा। प्रसारित मतलब दिखाई देता है या फैलता है, तो प्रसारित हो जाता है, और विकास का यह प्रक्रम अनुकूलीय विकर्ण कहलाता है। देखिए यहाँ से आपको सिर्फ बता देना है, यहाँ तक में इसका आंसर समाप्त हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट करके मैंने इन चीज़ों को लिखा है आपके लिए, ताकि आपको जो तैयार करने में जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। आप सिर्फ एक बार मेरे साथ पढ़ते जाइए, आपको समझ में अगर आ गया तो इसका आंसर बहुत आसानी से आप दे जाएंगे। देखिए फिर से एक बार पढ़िए कि एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है, विभिन्न प्रजातियों यानी विभिन्न प्रजातियों, कई प्रकार की प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होता है। कहाँ से, एक बिंदु से, यानी कि कहीं से भी प्रारंभ होता है और कालांतर तक यानी कि आने वाले समय तक, ठीक है, आने वाले समय तक या कालांतर में अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित हो जाता है
और विकास का यही प्रक्रम या यह प्रक्रम अनुकूली विकिरण कहलाता है। ठीक है, इतना आपका ये हो गया। इसके बाद है यहाँ पर कि इसी प्रकार के विकास प्रक्रमों के कारण वर्तमान काल में पौधों एवं जंतुओं के भौगोलिक वितरण में बड़ी विचित्रता देखने को मिलती है, यानी कि एक दूसरे से सब भिन्न होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, जिसे आप लोग जैव विविधता भी कहते हैं, देखने को मिलती है। परिस्थितियां भिन्न होने के कारण जैव विकास भी अनेक दिशाओं में अग्रसर हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अनुकूली विकिरण। तो 4 क्वेश्चन यहां से हुए। अब इसके बाद एक लास्ट आपका 5वां क्वेश्चन है इंटरफेरॉन पर टिप्पणी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। इंटरफेरॉन काफी ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो इंटरफेरॉन पर टिप्पणी करिए या संक्षिप्त टिप्पणी। तो देखिए क्या होता है, ये प्रोटीन अणु होते हैं। सबसे पहले इंटरफेरॉन क्या होते हैं, प्रोटीन अणु होते हैं। इसका संश्लेषण विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, जो ये इंटरफेरॉन होते हैं ये प्रोटीन के अणु हैं, लेकिन इनका जो संश्लेषण होता है वो क्या होता है, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा होता है। ये समीपवर्ती कोशिकाओं को संक्रमण से बचाने में सहायक होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोटीन के अणु हैं और इनका जो संश्लेषण है वो विषाणु संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा होता है। और ये समीपवर्ती यानी कि जो पास की कोशिकाएं होंगी आसपास की उनको क्या करते हैं इंटरफेरॉन, ये संक्रमण से बचाने का कार्य करते हैं या बचाने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट है आपका प्रियांश। प्रियांश क्या होते हैं तो इनको समझ लीजिए, ये संक्रामक प्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्रियांश क्या है, ये संक्रामक प्रोटीन्स हैं और ये उच्च ताप एवं विकिरण से अप्रभावित रहते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरफेरॉन और प्रियांश, इनमें से कई बार ये ऐसे क्वेश्चन जो है छोटे छोटे आ जाते हैं, जैसे कि दोनों आ गया मान लीजिए तो 3 नंबर के लिए, तो ऐसे आपको यहाँ पर ये थ्योरी में बता देना। ठीक है, तो यही थे 5 टिप्पणियां बच्चों जो कि बायोलॉजी में हमने आपको बता दिया है। तो 5 क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, और अगर आप इसका PDF भी चाहते हैं, यहाँ मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है आपके लिए बिल्कुल PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर आप जाइए, वहां पर मैं इसको जो है PDF बना के डाल दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना। बस यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप लोग ग्रोथ कराएंगे उतना ज़्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी चैनल पर एकदम लगातार आपके लिए लाने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।